ठीक है, इसे समझते हैं। भूगोल को ना अक्सर लोग बस एक बोरिंग सा नक्शा मान लेते हैं। हाँ, वो स्कूल वाली यादें आ जाती हैं। बिल्कुल। कुछ रंगीन हिस्से और कुछ मुड़ी तुड़ी रेखाएं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। एकदम सही कह रही हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का मकसद सिर्फ कुछ आंकड़े रटना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर हम भारत के भूगोल को एक जीती जागती कहानी की तरह समझेंगे। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि भूगोल वास्तव में भाग्य तय करता है। भाग्य? हाँ, मतलब ये सिर्फ किसी मानचित्र पर खींची गई निर्जीव रेखाएं नहीं है। ये पर्वत, नदियां, ये सब तय करते हैं कि किसी देश का इतिहास और भविष्य कैसा होगा। ये बहुत ही गहरा विचार है। तो चलिए इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े विरोधाभास से। कौन सा विरोधाभास? आंकड़ों का खेल है। अगर हम वैश्विक क्षेत्रफल को देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल, रूस, कनाडा और अमेरिका जैसों के बाद। हाँ, और पूरी दुनिया के कुल जमीनी हिस्से का लगभग 2.42% हिस्सा ही हमारे पास है। सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता? वही तो, लेकिन सारा खेल तब बदल जाता है जब हम आबादी की तरफ देखते हैं। वो साल 2011 के आंकड़े। जी, जमीन सिर्फ 2.42% है, लेकिन आबादी दुनिया की 17.5% है। यह अनुपात वास्तव में भारत की असली कहानी बयां करता है। कैसे? देखिए, इतने कम भूभाग पर इतनी विशाल जनसंख्या का होना कोई साधारण बात नहीं है। ये संसाधनों पर पड़ने वाले भारी दबाव को दर्शाता है। मतलब जमीन और पानी पर दबाव? बिल्कुल, यही तय करता है कि हमारी नीतियां कैसी होंगी। और अगर हम देश के विस्तार को समझें तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ये विशालता सच में हैरान करती है। हाँ, ये एक पूरा उपमहाद्वीप है जो एक सीमा में बंधा है। और जब इतने पे भूभाग की बात होती है ना, तो इसके अंतिम छोरों को समझना भी बड़ा मजेदार है। अंतिम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स। जी, जैसे सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है, राइट। उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, जो रणनीतिक रूप से बहुत ऊंचाई पर है। एकदम सही। और वहीं एकदम विपरीत सबसे दक्षिणी छोर पर इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका एक पुराना नाम भी तो था। हाँ, इसे पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता था। पिग्मिलियन पॉइंट, हाँ। और पूर्व पश्चिम के छोर भी कम रोचक नहीं है। पश्चिम में गुजरात का सरक्रीक क्षेत्र है, वो दलदली इलाका। हाँ, सरक्रीक। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबुथु, घने जंगलों के बीच। इन चारों कोनों के बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। आप कर्क रेखा की बात कर रही हैं? जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो देश के एकदम मध्य से गुजरती है। और ये 8 अलग-अलग भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर में मिजोरम तक। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक बेल्ट बांध दी हो, जो देश को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय रहता है, मतलब गर्म और नम। हाँ, और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जहाँ सर्दियां कड़ाके की होती है। एक ही देश में मौसम का इतना बड़ा बदलाव बहुत अनूठा है। और यही हमें कृषि में आत्मनिर्भर बनाता है। चलिए अब आंतरिक भूगोल से थोड़ा बाहर निकलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे भ्रम टूटते हैं। बिल्कुल, जब सीमाओं की बात आती है तो सबको लगता है सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, क्योंकि खबरों में हमेशा वही रहते हैं। जी। लेकिन मेरा एक आहा मोमेंट तब था जब मैंने पढ़ा कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर लंबी, जो कि बहुत ज्यादा है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। हाँ, केवल 106 किलोमीटर, वो भी पाक अधिकृत क्षेत्र में। चीन और पाकिस्तान के साथ इतनी राजनीति होती है, फिर भी बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे लंबी क्यों है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सीमा सीधी रेखा में नहीं है। अच्छा, वो बहुत घुमावदार है। बिल्कुल, वो नदियों और डेल्टाओं से होकर गुजरती है, जिससे उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और ये सीमाएं ऐतिहासिक संधियों का परिणाम है। मतलब ये रातों रात नहीं बनी? नहीं, जैसे 1914 में शिमला में मैकमोहन रेखा बनी, भारत और चीन के बीच। हाँ, फिर 1896 की डूरंड रेखा, जो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, और अब मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और फिर सबसे चर्चित रेड क्लिफ रेखा, जो सर सीजे रैडक्लिफ ने 1947 में खींची थी, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये लकीरें अक्सर उन लोगों ने खींची जिन्हें यहाँ की जमीनी हकीकत का पता ही नहीं था। इसका असर आज भी देखा जा सकता है। ये सचमुच एक दर्दनाक इतिहास है। अच्छा, सीमाओं की बात हो रही है तो जल और थल का संगम भी दिलचस्प है। वो कैसे? स्रोत बताते हैं
कि हमारे 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और साथ ही समुद्री सीमा से। एकदम बराबर आंकड़ा। हाँ, लेकिन 3 देश ऐसे हैं जो जल और थल दोनों सीमाओं से जुड़े हैं। वो हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बिल्कुल। और समुद्री सीमा की बात करें तो श्रीलंका को भूल नहीं सकते, वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है, जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से भारत से अलग होता है। और वहीं राम सेतु भी स्थित है, जिसे आदम का पुल भी कहते हैं। तो इस सब का अर्थ क्या है? चलिए अब वापस देश के अंदर चलते हैं और राज्यों की स्थिति देखते हैं। तटीय राज्यों से शुरू करते हैं। भारत की कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य भूमि की लगभग 6,100 किलोमीटर है और 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। अब यहाँ एक और सरप्राइज है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। हाँ, अमूमन लोग केरल या तमिलनाडु सोच लेते हैं, लेकिन सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। लगभग 1663 किलोमीटर। इतना लंबा तट होने का कारण क्या है? इसका कारण बहुत लॉजिकल है। गुजरात का तट बहुत अधिक कटा फटा है। मतलब वो एकदम सीधा नहीं है। हाँ, और भूगोल का नियम है, जितना कटा फटा तट होगा, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। ओहो, इसीलिए गुजरात सदियों से व्यापार का केंद्र रहा है। बिल्कुल, भूगोल सीधे अर्थव्यवस्था को चलाता है। अब तटों से हटकर जरा मैदानी इलाकों को देखें। उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी अनूठी है। यूपी तो देश का सबसे बड़ा जंक्शन है। वो सबसे अधिक यानी 8 राज्यों और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं को छूता है, दिल्ली को मिलाकर। ये आंतरिक कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम कोई भी माल जाए यूपी से होकर गुजरेगा। इसीलिए वहाँ सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान बहुत व्यापक होता है। कनेक्टिविटी की बात चली है तो समय का गणित भी डिस्कस कर लेते हैं। वो जो देशांतर रेखा वाला मामला है जी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय रेखा, मानक समय यानी IST तय करती है, जो इलाहाबाद मतलब अब प्रयागराज के मिर्जापुर के पास से गुजरती है और 5 राज्यों को पार करती है। और ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। लेकिन एक बात बताइए, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार इतना ज्यादा है, अरुणाचल और गुजरात के समय में 2 घंटे का प्राकृतिक अंतर है। लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। फिर भी पूरे देश में एक ही मानक समय रेखा क्यों? देखिए, ये प्रशासनिक एकरूपता के लिए जरूरी है। अगर अलग अलग टाइम जोन होते तो ट्रेन, फ्लाइट्स और बैंकिंग का तालमेल बहुत मुश्किल हो जाता। समझ गई। पर इससे पूर्वोत्तर के लोगों को नुकसान भी तो होता है ना? हाँ, वहाँ दिन जल्दी शुरू होता है और शाम जल्दी ढल जाती है। ऊर्जा की खपत बढ़ती है, लेकिन राष्ट्रीय सुविधा को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि दर्रे जी, पहाड़ों के बीच के वो रास्ते। लद्दाख का काराकोरम दर्रा तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लगभग 5624 मीटर की ऊंचाई पर। चीन जाने वाली सड़क यहीं से गुजरती है। लेकिन मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि ये दर्रे बने कैसे। यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पहाड़ देखने में सख्त लगते हैं, लेकिन नदियों ने इन दर्रों का निर्माण किया है। पानी ने चट्टानों को काट दिया। बिल्कुल, जैसे सिंधु नदी ने कश्मीर में जोजिला दर्रे का निर्माण किया। और सतलज नदी ने? सतलज नदी ने शिपकीला दर्रा बनाया है और तीस्ता नदी ने जेलेपला दर्रा। नदियां चुपचाप अपना रास्ता बनाती हैं और पहाड़ों का सीना चीर देती हैं। और बुर्जिल दर्रा भी है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। प्रकृति की इंजीनियरिंग अद्भुत है। ऐसी एक इंजीनियरिंग मेघालय में भी दिखती है। आप जीवित जड़ पुलों की बात कर रही हैं। एकदम सही, लिविंग रूट ब्रिजेस। ओहो, वो तो मानव और प्रकृति की साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री के जड़ों को नदियों के आर पार बांधकर ये पुल बनाते हैं। उन्हें जिंगकैंग इरो भी कहते हैं। और मेघालय में इतनी बारिश होती है कि लोहे और सीमेंट के पुल भी वहां टिक नहीं पाते। लेकिन ये जड़ों वाले पुल जिंदा होते हैं, इसलिए समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। ये सच में कमाल है। अच्छा, पूर्वोत्तर की बात हो रही है तो त्रिपुरा के भौगोलिक स्थिति को इग्नोर नहीं कर सकते। वो बहुत ही अनूठी स्थिति में है। हाँ, वो 3 तरफ से बांग्लादेश यानी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। मतलब मुख्य भूमि से जुड़ने के लिए बस एक पतला सा गलियारा है। हाँ, और 3 तरफ से घिरे होने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था और पारगमन संधियों पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। तो आज के इन सारे स्रोतों और चर्चाओं से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है। वो क्या? यही कि भारत का भूगोल केवल एक नक्शा नहीं है। ये विशाल पर्वतों, ऐतिहासिक रेखाओं, नदियों के रास्तों और मेघालय के पुलों का एक जीता जागता स्वरूप है। और इसी से जुड़ा मेरा एक अंतिम विचार है
एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। बताइए। हमने आज देखा कि कैसे मैकमोहन या रेडक्लिफ जैसी मानव निर्मित रेखाओं ने देशों को बांटा है। कागजों पर खींची गई सख्त लकीरें। हाँ, लेकिन साथ ही हमने देखा कि नदियों ने जोजिला और शिपकीला जैसे दर्रे बनाकर पहाड़ों को चीर दिया है। प्रकृति अपना रास्ता खुद बनाती है। ये तो है। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन के कारण नदियां अपना रास्ता बदलेंगी या समुद्र का स्तर बढ़ेगा। बिल्कुल, तो दशकों पहले कागजों पर खींची गई ये सख्त भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं प्रकृति के इस निरंतर बदलते स्वरूप का सामना कैसे करेंगी? ये सच में सोचने वाली बात है। इंसान की खींची लकीरें प्रकृति की ताकत के सामने कितनी टिक पाएंगी, ये भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल। इस रोमांचक और गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी अपनी खुद की खोजबीन जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।